कल्पना कीजिए, आसमान से पानी नहीं बल्कि एक चिपचिपा काला जहर बरस रहा हो। एक ऐसा जहर जो त्वचा को छूते ही कैंसर का खतरा पैदा कर दे और सांसों के जरिए सीधे आपके डीएनए पर हमला करे। मतलब आमतौर पर युद्ध की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर होती है ना। बिल्कुल, जमीन पर खींची गई सरहदें होती हैं। हाँ, और नक्शे पर आगे पीछे होती सेनाएं। ये साफ पता चलता है कि खतरा कहाँ से आ रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसे खौफनाक सच का सामना कर रहे हैं जहाँ सरहदें नहीं बल्कि वो आसमान ही दुश्मन बन गया है, जिसके नीचे एक पूरी सभ्यता पल बढ़ रही है। ये सच में डरावना है। बहुत डरावना। हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर जो मिसाइल हमले हुए हैं, उसके बाद वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने आधुनिक युद्ध की पूरी परिभाषा को ही झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं ईरान में हो रही काली बारिश यानी ब्लैक रेन की। और देखिए, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है, नहीं ये कोई मेटाफर है। हाँ, ये एक जमीनी रासायनिक हकीकत है जो इस वक्त ईरान के शहरों पर गिर रही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे पास जानकारी के कई अहम स्रोत हैं। हमने कैरियर 247 की एक बहुत ही विस्तृत यूट्यूब रिपोर्ट का विश्लेषण किया है। सही कहा। और इसके अलावा भी हाँ, इसके साथ ही CNN, CBC, वायन और द गार्डियन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की ग्राउंड रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स को भी हमने खंगाला है। हमारे आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत साफ है। हमें इस काली बारिश के पीछे के विज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना है और ये देखना है कि इंसानी जिंदगी और आने वाले जियोपॉलिटिकल भविष्य पर इसका क्या भयानक असर होने वाला है। इस विषय की गंभीरता को समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच का कूटनीतिक विवाद नहीं रह गया है अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी पर्यावरणीय और मानवीय आपदा में बदल रहा है जिसके परिणाम दशकों तक महसूस किए जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर देना आवश्यक है। हमारे आज के स्रोतों में अमेरिका, इजराइल, ईरान, बहरीन और यूएई से जुड़ी बेहद संवेदनशील राजनीतिक और सैन्य जानकारियां शामिल हैं। तो मैं यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम किसी भी देश, विचारधारा या उनके सैन्य कदमों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इन स्रोतों में दी गई जानकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। एकदम सही। हमारा उद्देश्य सिर्फ उस डेटा और उन तथ्यों का विश्लेषण करना है जो रिपोर्ट किए गए हैं, ताकि इस युद्ध के उस जटिल चेहरे को समझा जा सके जिससे अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ की जल्दबाजी में हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़मीन पर हो रही तबाही से। जो आंकड़े सामने आए हैं वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। अब तक इस युद्ध में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल पूरी तरह से भरे पड़े हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में एक अजीब सी दहशत का माहौल है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात वो है जो आसमान में हो रही है। हाँ, जो ईरान के विशाल ऑयल डिपो और रिफाइनरियों पर मिसाइल हमले हुए हैं। उससे लाखों गैलन कच्चा तेल और रसायन जल रहे हैं और वो काला धुआं अब बारिश बनकर जमीन पर गिर रहा है। स्रोतों में एक बहुत ही परेशान करने वाला दृश्य है। वो रिपोर्टर वाला वीडियो है ना? हाँ, वही। एक ग्राउंड रिपोर्टर एक सफेद कार के पास खड़ा है। उस कार पे ये बारिश गिरी है और वो रिपोर्टर अपनी उंगली से उस बारिश को छूकर दिखाता है। वो पानी नहीं है, वो एक स्याह काली चिपचिपी सी चीज है जो कार के पेंट पर एकदम चिपक गई है। द गार्डियन ने अपने आर्टिकल में ऐसे बहुत ही सटीक शब्दों में बयां किया है कि ईरान की एक काली बारिश युद्ध क्षेत्रों में मौसम के सबसे खौफनाक उदाहरणों में से एक है। देखिए, उस रिपोर्टर का उस चिपचिपे पदार्थ को बिना ग्लव्स के छूना, हाँ, मुझे भी वो देख के बहुत अजीब लगा। देखने में शायद एक साधारण रिपोर्टिंग लगे, लेकिन विज्ञान के नजरिए से वो एक बहुत बड़े खतरे को हाथ लगा रहा था। कैसे? जब कच्चे तेल और रिफाइनरी के जटिल रसायन जैसे पेट्रोकेमिकल्स इतने उच्च तापमान पर जलते हैं तो उनका दहन पूरी तरह से नहीं हो पाता। मतलब वो पूरी तरह से जलते नहीं है? हाँ, इसे विज्ञान की भाषा में इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सिर्फ राख या कार्बन नहीं निकलता, एक भयानक केमिकल कॉकटेल बनता है जो वाष्पीकृत होकर सीधे बादलों में मिल रहा है। बाप रे! मतलब कल्पना कीजिए कि आसमान में बादल नहीं बल्कि एक जलती हुई रिफाइनरी तैर रही है जो सीधे जहर बरसा रही है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। रुको, अगर तेल और रसायन जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आसमान में कालिख के साथ साथ वो सारे कच्चे रसायन भी वाष्प बनकर उड़ रहे हैं। हाँ,
वाष्प यानी वेपर बनकर हवा में मिल रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक बार की घटना है? मतलब धुआं उठा, बारिश हुई, हवा चली और आसमान साफ हो गया? या इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहानी कह रहा है? हालात इससे कई ज्यादा जटिल और खतरनाक हैं। यहाँ हमें ईरान के भूगोल और मौसम विज्ञान के एक बहुत ही घातक गठजोड़ को समझना होगा। ये बारिश सिर्फ एक बार होके खत्म नहीं होने वाली है। ये ईरान के आसमान में एक तरह से फंस गई है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि स्रोतों के अनुसार ये बारिश रेडियो एक्टिव नहीं है, हाँ, बल्कि पूरी तरह से कैंसरस है। कैंसरस? रुको, मतलब ये सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला धुआं नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर कैंसर पैदा करने वाले तत्वों से भरा हुआ है। विज्ञान तो यही कहता है। इस काली बारिश में बेंजीन, टोल्यूएन और एसीटोन जैसे बेहद खतरनाक रसायन घुले हुए हैं, जिन्हें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बिल्कुल। और बेंजीन तो एक जाना माना कार्सिनोजन है। जब ये रसायन हवा में वाष्पीकृत होते हैं और वायुमंडल की नमी के साथ मिलते हैं, तो क्या होता है? तो ये पानी की बूंदों के साथ रासायनिक बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब ये पानी का ही हिस्सा बन जाते हैं। ओह! और जब ये पानी इंसान की त्वचा पर गिरता है या सांस के जरिए अंदर जाता है, तो ये रसायन सीधे हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं और डीएनए के स्तर पर म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं, जो बाद में ल्यूकीमिया जैसे भयंकर कैंसर का रूप ले लेता है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोतों में ईरान के भूगोल का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है, खासकर एल्बोरेज पर्वत श्रृंखला का। एल्बोरेज माउंटेन रेंज। हाँ, मैं सोच रही थी कि अगर धुआं उठ रहा है तो हवा उसे किसी दूसरे इलाके में उड़ाकर क्यों नहीं ले जा रही? ये पहाड़ इस पूरी त्रासदी में क्या भूमिका निभा रहे हैं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे भूगोल, जो सदियों से किसी देश की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करता आया है, पहाड़ हमेशा से रक्षक माने जाते हैं। पहाड़ अब उनके लिए एक प्राकृतिक जाल बन गए हैं। एल्बोरेज पर्वत ईरान के उत्तर में एक विशाल घुमावदार दीवार की तरह खड़े हैं। ओके। आमतौर पर जब किसी मैदानी इलाके में प्रदूषण होता है तो हवाएं उसे उड़ाकर दूर ले जाती हैं और वो बड़े इलाके में फैलकर कम असरदार हो जाता है। जैसे हमारे शहरों में हवा चलने पर स्मॉग साफ हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ ये पर्वत श्रृंखला एक एम्फीथिएटर या एक बड़े कटोरे जैसी संरचना बनाती है। हवाएं उन पहाड़ों से टकराती हैं और आगे नहीं जा पाती। मतलब वो जहरीला धुआं उन पहाड़ों की दीवार से टकराकर वापस उसी रिहायशी इलाके में कैद हो रहा है। एकदम सही समझे आप। और मुझे लगता है कि यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन का वो वैज्ञानिक पहलू जुड़ जाता है जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में है। हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है कि ठंडी हवा एक ढक्कन की तरह काम कर रही है और उस धुएं को वायुमंडल में ऊपर नहीं जाने दे रही। आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। देखिए, सामान्य मौसम विज्ञान में क्या होता है, जमीन के पास की हवा सूरज की गर्मी से गर्म होती है और चूंकि गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठती है। ऊपर उठते हुए वो अपने साथ शहर का सारा प्रदूषण भी ले जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया हो गई। हाँ, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में ये प्रक्रिया पूरी तरह से उल्टी हो जाती है, विशेष रूप से तब जब मिसाइल हमलों और तेल की आग से इतनी भयानक स्थानीय गर्मी पैदा होती है। तो ये जो भयंकर आग लगी है, क्या इसने वहाँ के स्थानीय मौसम के संतुलन को ही बिगाड़ दिया है? ठीक यही हुआ है। रिफाइनरियों की आग से उठी भीषण गर्मी ने हवा के थर्मल करंट्स को पूरी तरह बाधित कर दिया है। ओके। और इसका नतीजा ये होता है कि गर्म हवा की एक बहुत भारी परत ठंडी हवा के ठीक ऊपर आकर बैठ गई है। ये गर्म हवा की परत एक अभेद्य ढक्कन या कंबल की तरह काम करती है। बाप रे। ये ढक्कन उन सारे जहरीले प्रदूषकों को, उन कैंसरस रसायनों को वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसी में कैद कर लेता है। तो मतलब धुआं ना ऊपर जा पा रहा है ना पहाड़ों के पार। बिल्कुल। अब जरा स्थिति की कल्पना कीजिए। सामने एल्बोरेज पहाड़ों की एक मजबूत दीवार है और ठीक ऊपर टेम्परेचर इन्वर्जन का वो अदृश्य ढक्कन है। वो रासायनिक प्रदूषण कहीं नहीं जा सकता। वो वहीं घूमेगा, सघन होगा और बार बार काली बारिश बनकर उन्हीं निर्दोष नागरिकों पर गिरेगा। ये तो किसी पूरे शहर को एक विशालकाय गैस चेंबर में तब्दील कर देने जैसा हो गया। दुख की बात है, लेकिन यही सच है। अगर ये जहर पहाड़ों और उस अदृश्य ढक्कन के बीच हमेशा के लिए कैद है और ये रसायन डीएनए स्तर पर म्यूटेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि युद्ध के कल खत्म होने के बाद भी मौतें नहीं रुकेंगी। हाँ, मौतें नहीं रुकेंगी। जब मैंने स्रोतों में इस वैज्ञानिक खतरे को पढ़ा
तो मेरे दिमाग में ये विचार कौंधा कि इतिहास गवाह है, जब भी आसमान से ऐसा कुछ बरसा है तो उसका अंजाम कई पीढ़ियों ने भुगता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी के खौफनाक मंजर की याद आना बहुत ही स्वाभाविक है यहाँ। अतीत की उन घटनाओं से तुलना करना ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रासंगिक है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, उसके तुरंत बाद भी वहां आसमान से काली बारिश हुई थी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हालांकि देखिए, हिरोशिमा की वो बारिश रेडियो एक्टिव राख से भरी थी, जबकि ईरान की बारिश केमिकल और कार्सिनोजेनिक है, रसायनों से बनी है। हाँ, लेकिन दोनों का जो मानवीय और सामाजिक प्रभाव है वो डरावनी हद तक एक जैसा है। स्रोतों में 1989 की एक जापानी फिल्म का जिक्र है जिसका नाम ही ब्लैक रेन था। हाँ, जापानी में शायद इसे कुरोयामे कहते हैं। बिल्कुल। इस फिल्म का जो प्रसंग रिपोर्ट में दिया गया है वो इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि हथियार का घाव तो भर जाता है, लेकिन मौसम का घाव नहीं भरता। और ये सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं था, है ना? उस फिल्म की जो कहानी है वो दिखाती है कि कैसे एक युवा महिला जो एटॉमिक ब्लास्ट के समय वहां मौजूद थी और उस रेडियो एक्टिव काली बारिश के संपर्क में आई थी, उसे जापानी समाज ने पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था। कोई उससे शादी करने को तैयार ही नहीं था। हाँ, क्योंकि लोगों के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर बैठ गया था। डर कि वो अचानक बीमार पड़ जाएगी, या उसके होने वाले बच्चे विकलांग पैदा होंगे, या शायद उसकी ये अदृश्य बीमारी छूत की तरह फैल जाएगी। और ये जो सामाजिक कलंक था, ये सिर्फ सिनेमाई कल्पना नहीं थी, हकीकत थी। हाँ, ये युद्ध के बाद के जापान का एक कड़वा और वास्तविक इतिहास था। जापानी भाषा में ऐसे लोगों के लिए एक विशेष शब्द गढ़ा गया, हिबाकुशा। हिबाकोशा, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है विस्फोट से प्रभावित लोग। ये वो सर्वाइवर थे जो न सिर्फ एटॉमिक ब्लास्ट से बचे, बल्कि जिन्होंने उस काली बारिश को झेला। ये दर्द इतना गहरा और इतना लंबा खिंचा कि जापानी सरकार को हाल ही में एक नया कानून पास करना पड़ा। इस कानून के तहत उन महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चों को भी सर्वाइवर यानी हिबाकुशा का दर्जा दिया गया है, जो उस वक्त अपनी मां के गर्भ में थे जब वो काली बारिश हुई थी। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि मेडिकल साइंस और कानून दोनों ये मान रहे हैं कि उस बारिश का असर सिर्फ उस पीढ़ी पर नहीं हुआ जो वहां खड़ी थी, बल्कि उस पीढ़ी पर भी हुआ जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। इसके अलावा स्रोतों में 1991 के खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर का भी संदर्भ है, जब कुवैत में तेल के कुएं जलाए गए थे। हाँ, और वहां भी एक सीमित इलाके में काली बारिश देखी गई थी। खाड़ी युद्ध का वो उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब कच्चे तेल के कुएं जलते हैं तो वो धुआं मौसम के पैटर्न को कैसे बिगाड़ता है। तो क्या ईरान की स्थिति भी वैसी ही है? नहीं, हमें कुवैत और ईरान के भौगोलिक अंतर को समझना होगा। कुवैत एक खुला रेगिस्तानी इलाका है जहां हवाएं अंततः प्रदूषण को समुद्र की तरफ धकेल देती हैं। वहां कोई पहाड़ नहीं है जो धुएं को रोकें। बिल्कुल, लेकिन ईरान के अल्बोरस पर्वत और टेम्परेचर इन्वर्जन का संयोजन इसे कहीं ज्यादा व्यापक और विनाशकारी बना रहा है। और यही बात एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल को जन्म देती है। क्या हिरोशिमा का वो सामाजिक कलंक, वो पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द अब ईरान के नागरिकों का भविष्य बनने वाला है? ये बहुत ही गंभीर चिंता है। क्या आने वाले दशकों में ईरान के किसी शहर में कोई युवा सिर्फ इसलिए नौकरी या जीवन साथी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि उसके बचपन के दिनों में उस पर काली बारिश गिरी थी? देखिए, चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से ये चिंता पूरी तरह से जायज है। जब बेंजीन जैसे रसायन पानी में घुलकर पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो बीमारी सिर्फ एक व्यक्ति या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस ऐतिहासिक लेंस से वापस आज के ईरान की तरफ देखें तो ये बात समझ में आती है कि सिर्फ एक फौरी पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे देश के अस्तित्व और उनके भविष्य का सवाल बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रवक्ता की चेतावनी स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दी गई है। उन्होंने इस बारिश को एसिडिक बारिश करार दिया है। और WHO की चेतावनी को हमें इसके पूर्ण वैज्ञानिक संदर्भ में देखना होगा। एसिडिक बारिश का मतलब है कि इस पानी का pH स्तर सामान्य से बहुत कम है। मतलब ये बहुत ज्यादा तेजाबी है? हाँ, जब ये बारिश गिरती है तो ये सिर्फ त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती। WHO स्पष्ट कर रहा है कि इसके कारण बड़े पैमाने पर सांस की गंभीर बीमारियां और अंततः कैंसर फैलेगा। तो इससे बचने का क्या उपाय बताया जा रहा है वहां? नागरिकों को लगातार घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी जा रही है। लेकिन कोई भी एक पूरा देश महीनों तक एयरटाइट कमरों में बंद तो नहीं रह सकता।
लोग काम पर जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। बिल्कुल। और इंसानों से इतर भी एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या? कृषि का। हाँ, अगर हम ईरान की कृषि भूमि की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि ईरान पहले से ही अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर काफी हद तक निर्भर है। जब ये एसिडिक और कैंसरस बारिश खेतों में गिरेगी तो ये सिर्फ पौधों की पत्तियों को नहीं जलाएगी, बल्कि मिट्टी के उन सारे सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगी जो खेती के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और मिट्टी में जब बेंजीन और टोल्यून मिलेगा तो वहां से जो फसल उगेगी, क्या वो खाने लायक होगी? सवाल ही नहीं उठता। ये खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के जहरीले होने की शुरुआत है। रसायन मिट्टी में रिसकर ग्राउंड वाटर यानी भूजल में मिल जाएंगे। फिर उसी पानी से सिंचाई होगी। हाँ, वही फसलें उगेंगी और वही खाना बाजारों में आएगा। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। स्वास्थ्य संकट और उसके तुरंत बाद आने वाला एक अकल्पनीय खाद्य संकट। स्रोतों में एक और डरावनी संभावना की ओर इशारा किया गया है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, या जैसा कि रिपोर्ट दावा कर रही है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड सैनिक उतारे तो स्थिति और बिगड़ेगी। जाहिर है। और ज्यादा मिसाइलें गिरेंगी और ज्यादा रिफाइनरियां जलेंगी। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि ये लगातार होने वाली बारिश ईरान के मौसम के पूरे पैटर्न को एक पूरी पीढ़ी के लिए बदल सकती है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या ये सब सिर्फ एक युद्ध का साइड इफेक्ट है, या क्या अमेरिका और इजराइल जानबूझकर मौसम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इसे वेदर वेपनाइजेशन कहा जा सकता है, या ये सिर्फ आधुनिक युद्ध का एक भयानक अनएक्सपेक्टेड परिणाम यानी बाय प्रोडक्ट है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध की नैतिकता के बीच एक बहुत बड़ी बहस भी है। वो कैसे? देखिए, 1977 के जेनेवा कन्वेंशन के तहत पर्यावरण को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, हाँ, या उसमें जानबूझकर बड़े पैमाने पर बदलाव करना एक वॉर क्राइम माना जाता है, एक युद्ध अपराध। बिल्कुल। अब सवाल नियत का है। क्या उन्होंने मिसाइलें ये सोचकर दागी थी कि इससे टेम्परेचर इन्वर्जन होगा और पूरी पीढ़ी को कैंसर हो जाएगा? शायद नहीं। सैन्य रणनीतिकारों का प्राथमिक लक्ष्य शायद ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी उसकी ऊर्जा आपूर्ति को काटना था, तेल रिफाइनरियों को तबाह करके। हाँ, लेकिन जब किसी सेना के पास मौसम विज्ञानियों और वैज्ञानिकों की पूरी फौज है और उन्हें अच्छी तरह पता है कि लाखों गैलन कच्चे तेल को जलाने का नतीजा क्या होगा, तो वे अनजान होने का नाटक नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर भी वे ऐसा करते हैं तो अनपेक्षित परिणाम और जानबूझकर किए गए नुकसान के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि युद्ध अब सिर्फ जमीन, पानी या अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। युद्ध अब हवा और मौसम में भी लड़े जा रहे हैं। सच कहूं तो ये विचार ही सिहरन पैदा करने वाला है कि मौसम खुद एक सिपाही बन जाए। सही बात है। लेकिन इस ट्रेजेडी का असर सिर्फ ईरान की भौगोलिक सीमाओं के अंदर तक सीमित नहीं है। स्रोतों से ये साफ होता है कि पर्यावरण की इस तबाही ने एक ऐसे जियोपॉलिटिकल विस्फोट को जन्म दे दिया है जो इस युद्ध की आंच को पूरे मध्य पूर्व में फैला रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो हमें यह समझना होगा कि जब कोई देश अपने अंदरूनी संसाधनों को पूरी तरह नष्ट होते देखता है, जब उसकी खेती बर्बाद हो रही हो, हाँ, जल स्रोत जहरीले हो गए हों और नागरिक घुट रहे हों, तो वो देश रणनीतिक हताशा की स्थिति में आ जाता है। डेस्परेशन। हाँ, ऐसे में कूटनीति काम नहीं करती और वो देश ऐसे आक्रामक कदम उठाता है जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में धकेल देते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट्स इसी बात की पुष्टि कर रही हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ईरान अब इस युद्ध का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। उनकी नज़र अब बहरीन और संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई पर है। लेकिन बहरीन और यूएई ही क्यों? क्या इसका कारण यह है कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता? ये एक बहुत ही संधी हुई सैन्य रणनीति का हिस्सा है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि वो सैन्य ताकत में सीधे तौर पर अमेरिका को उसकी जमीन पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो प्रॉक्सी वॉर या सहयोगियों को निशाना बना रहा है? बिल्कुल। वो अमेरिका के रणनीतिक और आर्थिक हितों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का बेस है। US 5th फ्लीट? हाँ, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है। और यूएई वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति का एक बहुत बड़ा जंक्शन है, और उसने हाल के वर्षों में इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध भी काफी मजबूत किए हैं। ईरान का संदेश साफ है कि अगर हमारी रिफाइनरियां जलेंगी तो हम अमेरिका के सहयोगियों को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। एकदम सही। रिपोर्ट में बहरीन की सेना का एक वीडियो भी शामिल है जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है। वो वीडियो कोई सामान्य प्रेस रिलीज नहीं है। नहीं, वो एक खुली चेतावनी है।
हाँ, उसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान ने उनकी संप्रभुता पर हमला किया तो बहरीन की सेना पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और यूएई भी अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणाली को हाई अलर्ट पर रख चुका है। देखिए, ये भू राजनीति का क्लासिक डोमिनो इफेक्ट है। एक घटना दूसरी घटना को ट्रिगर करती है। हाँ, जब बहरीन और यूएई जैसे देश जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग लेन, विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने पर बैठे हैं, सीधे युद्ध में खिंचाते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह जाता। इसका सीधा असर दुनिया भर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों के इंश्योरेंस प्रीमियम और तेल की कीमतों पर पड़ता है। और इस पूरी उलझी हुई गुत्थी में स्रोत एक और अहम किरदार का जिक्र करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट का ये विश्लेषण है कि ट्रंप के आक्रामक राजनीतिक रुख को देखते हुए ये उम्मीद करना कि वे अचानक कोई यू टर्न लेंगे, कूटनीति का रास्ता चुनेंगे या अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश देंगे, इसकी गुंजाइश लगभग न के बराबर है। बिल्कुल। कूटनीतिक रास्ते इस वक्त पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान अपने भूगोल और अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है और इजरायल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं और इस बीच पूरे क्षेत्र के देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को समेटें तो ये साफ होता है कि ये बात सिर्फ कुछ रिफाइनरियों पर गिरी मिसाइलों या आंकड़ों में दर्ज हो रही मौतों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बात एक ऐसे रासायनिक जहर की है जो एल्बोर्जेस पहाड़ों की प्राकृतिक दीवार और टेम्परेचर इन्वर्जन के अदृश्य ढक्कन के बीच हमेशा के लिए कैद हो गया है। एक ऐसा जहर जो काली बारिश बनकर एक पूरी पीढ़ी की सांसों में, उनके खेतों की उपजाऊ मिट्टी में और उनके भविष्य में कैंसर घोल रहा है। और सबसे भयानक बात यह है कि ये पर्यावरणीय घुटन ईरान को एक ऐसे जियोपॉलिटिकल विस्फोट की ओर धकेल रही है जो बहरीन और यूएई को अपनी चपेट में लेते हुए पूरे मध्य पूर्व को भस्म कर सकता है। इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता जहां वे गिरते हैं। सही बात है। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वो पर्यावरण चुकाता है जो किसी की जागीर नहीं है, और अंततः वो कीमत पूरी इंसानियत को ही चुकानी पड़ती है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ हजारों किलोमीटर दूर किसी रेगिस्तान या पहाड़ की खबर नहीं है। आधुनिक दुनिया इतनी आपस में जुड़ी हुई है कि युद्ध अपनी सरहदों तक सीमित नहीं रहते हैं। उनका असर हर जगह पहुंचता है। हाँ, उनका पर्यावरणीय और मानवीय असर इतनी दूर तक जाता है कि वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरे में डाल देता है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलता है, तेल की आपूर्ति बाधित होती है, तो दुनिया के हर कोने में बैठी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। बिल्कुल। और इसका असर सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इस पूरी चर्चा को गहराई से समझने के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है और मैं उसे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ ताकि वे इस पर खुद विचार कर सकें। हमने देखा कि कैसे मिसाइलों और आग के कारण किसी एक देश का मौसम, वहाँ का आसमान एक पूरी पीढ़ी के लिए बदल सकता है। तो अगर युद्ध के कारण किसी एक देश का मौसम एक पूरी पीढ़ी के लिए बदल सकता है, तो क्या होगा जब इंसानों द्वारा बनाए गए ये माइक्रो क्लाइमेट अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिल जाएंगे? क्या भविष्य के युद्धों में प्रदूषण ही सबसे बड़ा सिपाही होगा?